आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर आर्य संस्कृति गुरु पर। आज का जो विषय हमारा वो संधि है। संधि का अपने आप में बड़ा महत्व ये भी है कि हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए और बोलने के लिए भी संधि की अति आवश्यकता पड़ती है। और सभी प्रकार की जो चयन प्रतियोगिताएं हैं, छोटी से लेकर के बड़ी तक, उन सभी में संधि अनिवार्य रूप से आती है 3 से 5 नंबर की। इस वीडियो में हम केवल जो संधि है उसका बेसिक जो ज्ञान है वो हम इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक संधि के कुछ नियम या कुछ बेसिक ज्ञान हमें नहीं पता होगा तो हम संधि के जो आगे जो भाग होंगे, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, वो हमें समझ में नहीं आएंगे। या तो हम रट्टा मारेंगे या हम तुक्का मारेंगे, जो दोनों ही गलत हो सकते हैं, पूरी संभावना है। तो आज हम पहले संधि को समझते हैं कि संधि है क्या। तो चलते हैं एक बार। संधि शब्द की उत्पत्ति जो है वो सम उपसर्ग धा धातु और इन पर तलक करके संधि शब्द बना है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। ध्यान देंगे कि जो संधि है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। मेल किसका हो? वर्णों का, ध्वनियों का, अक्षरों का। तो संधि किसे कहते हैं हम एक बार ये देखेंगे। तो एक बार ध्यान देंगे सभी। संधि की परिभाषा: दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि को संहिता भी कहा जाता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी के अनुसार प्रसनिकर संहिता अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताई है कि जो अत्यंत निकटवर्ती, जो आपस में सबसे नज़दीक जो अक्षर होंगे, वर्ण होंगे या ध्वनि होंगी, उन्हीं में मेल होगा। ध्यान देंगे, आसपास जो सबसे नज़दीक होंगे उन दो में ही मेल होगा, और मेल होने के बाद जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन का नाम ही संधि है। अगर मेल हो गया और मेल होने के बाद परिवर्तन नहीं हुआ तो वो संधि नहीं है, वो वहाँ पर संयोग है। उदाहरण देखेंगे, जगत जमा में नाथ, जगन्नाथ, यहाँ तय का न बना है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। भानु जमा में उदय, भानु उदय, दो मिलकर के बड़ा हो गया, ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो अब संधि के जो मुख्य भेद हैं एक बार उनको हम देखते हैं। ये हमारे संधि के मुख्य 3 भेद हैं। स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहा जाता है, क्योंकि स्वरों का एक दूसरा नाम संस्कृत के अनुसार अच है, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। और इसी प्रकार व्यंजनों को हल भी कहा जाता है, विसर्ग संधि। तो ये 3 मुख्य भेद हैं संधि के। हम इन तीनों को अलग अलग समझेंगे, तीनों की परिभाषा लिख करके इनके बारे में अलग अलग समझेंगे। ये हमारी परिभाषा है स्वर संधि की परिभाषा। ध्यान देंगे, दो अत्यंत निकटवर्ती या दो अत्यंत समीपवर्ती स्वरों के मेल से अर्थात उनके मिलने से, उनके मेल से, उनके मिलने पर जो परिवर्तन
होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसे अच संधि भी कहा जाता है क्योंकि स्वरों का नाम दूसरा नाम अच है। उदाहरण देखेंगे एक बार, विद्या जमा में आल्य। तो विद्या का सबसे अंतिम स्वर क्या है? आ है। आ को बाहर निकाल लेंगे हम, यहां आ की मात्रा यहाँ आने के बाद ये आधा हो गया, अलंत आ गया, ये यहां ले आएंगे। तो दो आ मिलेंगे तो क्या होगा? आ। इसको फिर वापस से बीच में ले आएंगे। इसको विस्तार से हम, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, वहां पर बड़े विस्तार से बताएंगे कि आ कब बनता है, बड़ी ई कब बनती है, री कब बनता है, ये हम वहां पर विस्तार से पढ़ेंगे। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसलिए वहां उस चीज का ये विषय है। तो ये आ यहां आ गया, दो आ मिलने के बाद तो क्या हो गया? विद्यालय। इस आ को हम यह के बाद लेंगे तो यह में आ की मात्रा लगने के बाद यह पूरा होगा, ठीक है, और ये बचा हुआ था ये विद्यालय। इसी प्रकार दैत्य जमा में अरि। अब दैत्य में अंतिम स्वर क्या है? ध्यान देंगे, कई बार यहां गलती करते हैं हम, सामान्य कक्षा में पूछते हैं ऐसे उदाहरण जिसके अंत में व्यंजन होता है और कोई मात्रा नहीं होती। यहां तो मात्रा थी आ की, विद्या में तो आ की मात्रा थी, ठीक है, हमने पता लग गया कि भाई अंत में इसमें आ है। लेकिन दैत्य जमा में अरि में यह में स्वर कौन सा है? यह में ए है और ये ए, दोनों ए मिलने के बाद आ बना। क्यों? क्योंकि हमारे जो वर्णमाला है, हमारी जो वर्णमाला में जो स्वर हैं उनकी परिभाषा क्या है कि जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो मूल रूप में बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इसको याद रखेंगे इस बात को कि सभी के सभी व्यंजन मूल रूप से आधे होते हैं, अर्थात जब वो लिखे जाते हैं मूल रूप में, वो अपने असली रूप में उनके नीचे हलंत आता है। और जो भी संधि कार्य हम करेंगे आगे, यण संधि है, अयादि संधि है, उनमें जो परिवर्तन होगा वो मूल में ही होगा, वो आधे में ही होगा। हम इस बात का नहीं पता होने के कारण वहाँ पर अक्सर हम गलतियाँ करते हैं। तो एक बार हम ये देखेंगे कि जो हमारे स्वर हैं उन स्वरों के कितने भेद हैं। तो हमारे जो स्वर हैं उनमें ह्रस्व स्वर हैं, कुछ दीर्घ हैं और कुछ मिश्रित या गुण स्वर हैं। हम एक बार लिखते हैं उनको। बिल्कुल ध्यान देंगे, हमारे जो स्वर हैं उनमें ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री और लरी, ये संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, और ये है मिश्रित या गुण स्वर। अर्थात इन्हीं का दीर्घ रूप ये है। ए का बड़ा रूप अर्थात दीर्घ रूप क्या है? दीर्घ माने बड़ा आ। छोटी ई का बड़ा रूप बड़ी ई, छोटा ऊ का बड़ा रूप बड़ा ऊ, और री का बड़ा री। री में क्या होता है कि एक मात्रा हम यहां से दोबारा जैसे हमने लिखा तो एक बार और नीचे कर देते तो वो डबल हो जाती है। अब ये जो है ध्यान देंगे, ए, आई, ओ, औ, ये मिश्रित या गुण स्वर हैं। कई बार अलग से ये स्पेशल पूछा जाता है अलग से कि हमारे जो स्वर हैं उनमें ऐसा कौन सा स्वर है जो मिश्रित स्वर है या गुण स्वर है या संधि युक्त स्वर हैं। एक इनमें से आता है और तीन इनमें से आ जाते हैं। तो ये जो हमारे स्वर हैं ये मिश्रित है, मिले हुए मिल करके बने हैं या
गुण स्वर हैं। जैसे ए है, ए जमा में ई, ए बन गया, और इसका दीर्घ रूप आई हो गया। ओ है, ए जमा में ऊ, तो ओ बन गया। गुण संधि में हम इस चीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका फिर दीर्घ रूप औ हो गया। हमारी जो वर्णमाला है और उसमें जो स्वर हैं जितने भी, उन सभी स्वरों में एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। और ये प्रश्न पूछा जाता है स्वतंत्र रूप से भी कि हमारे स्वरों में ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो वो ए है। अब एक यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भाई ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो फिर ये कैसे पता लगेगा कि हमने इस व्यंजन में ए है या नहीं है। तो इसकी पहचान ये है कि सभी के सभी जो व्यंजन है अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने असली रूप में वो आधे होते हैं, अथवा उनके नीचे हलंत होता है। जब उनमें कोई मात्रा लगती है स्वर की, तब वो पूरे माने जाते हैं। तो जिस में कोई मात्रा नहीं है और हलंत भी नहीं है, तो वहाँ पर ए है। अब इस य को हम अलग अलग करेंगे, इस य का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, तो इस य में ये दो चीज निकली, य अ, ये है, तो ये अ और ये आ बन गया। तो हमने इसका बिल्कुल ध्यान देना है कि हमारे जो स्वर हैं उनको 3 भागों में बांटा, और ये याद कर लेंगे आगे की जो संधि में उनमें काम आएंगे कि ये दीर्घ स्वर हैं, ये ह्रस्व हैं और ये गुण हैं। उच्चारण की दृष्टि में एक प्लुत भी होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। वहाँ पर फिर हम इनके साथ में ये 3 लगा देते हैं हम ऐसे, ये प्लुत का निशान होता है। यहाँ पर भी 3 लग जाएगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, अर्थात इनके बोलने में जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है वो प्लुत होता है। वो एक अलग विषय की दृष्टि है, हम यहाँ संधि को ले रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें समझना है। तो यहाँ समझ में आया आपको? दैत्य जमा में अरि, यह का ए और ये ए दोनों मिल करके आ हो गया। दैत्य माने राक्षस, अरि माने उनको मारने वाला, राक्षसों को मारने वाला। कौन? विष्णु। और विद्यालय, विद्या का घर। तो ये हमें समझ में आया। अब इसके स्वर संधि के जो सामान्यतः जो भेद हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, एक बार वो और लिख लेते हैं हम एक बार। तो ये स्वर संधि के भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनसे अलग भी सामान्य और भी भेद होते हैं, जैसे पूर्व रूप संधि है, पररूप संधि है और प्रकृति भाव संधि है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये मुख्य भेद हैं, हम इनको अलग अलग समझेंगे। दीर्घ संधि अपने आप में एक अलग संधि है, गुण अलग है, वृद्धि अलग है, यण अलग है, अयादि अलग। तो इनको अलग अलग एक एक को लेकर के अलग से एक वीडियो बनाएंगे और वहाँ विस्तार से इनके बारे में समझेंगे, ताकि इनको हम अच्छे से समझ सकें। यहाँ हम केवल संधि का परिचय देख रहे हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि की क्या विशेषताएं हैं, उनके अलग अलग जो भेद हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, उनकी परिभाषाओं उनको एक बार हम समझ रहे, ताकि हम जब आगे हम संधि के का भेद करेंगे तो ये ज्ञान हमें वहाँ पर सहायता करेगा उनको समझने में। अगर हम इनको नहीं समझ पाते हैं या इनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो हम वहाँ जो संधि के जो भेद करेंगे या व्यंजन संधि करेंगे या विसर्ग संधि करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ बातों का रट्टा मारना होगा या फिर हमें तुक्का मारना होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम एक बार संधि परिचय एक बार हम कर रहे हैं। संधि परिचय में उसका संधि में क्या क्या उसमें कार्य होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं, उसके भेद क्या हैं, तो वो हम इस चीज़ को एक बार देख रहे हैं। तो ये स्वर संधि के भेद हो गए। अब व्यंजन संधि की परिभाषा लिखते हैं।
व्यंजन संधि की परिभाषा एक बार देखेंगे। दो अत्यंत समीपवर्ती अर्थात सबसे समीप व्यंजन अर्थात दो अत्यंत समीपवर्ती व्यंजनों अथवा व्यंजन के साथ स्वर मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, इसे हल संधि भी कहा जाता है। तो एक बात यहां ध्यान रखनी है हमने, स्वर संधि में केवल दोनों स्वर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन व्यंजन संधि की अगर हम परिभाषा बता रहे हैं तो पहले नंबर पर आएगा व्यंजन। अगर हम विसर्ग की परिभाषा की बात करें तो पहले नंबर पर विसर्ग आएगा, ठीक है। जिसकी परिभाषा हम बता रहे हैं फर्स्ट नंबर पर वही आएगा। अब व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं तो व्यंजन के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए, वो दोनों बदली हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पर व्यंजन संधि में फर्स्ट नंबर पर व्यंजन ही आएगा। तो यहां पर यह समझ में आया आपको कि व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर मिलने पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का नाम व्यंजन संधि है। उदाहरण देखेंगे एक बार। सत जमा में जन, सज्जन, ये जो तय है इसका जय बन गया। ये व्यंजन संधि में बड़े अच्छे से समझेंगे कहाँ पर जो तय है ये जय बनता है, कहाँ पर तय दय बनता है। जगत जमा में इस जगदीश, यहाँ पर तय दय में बदली होगा। अब आगे चलते हैं, विसर्ग संधि की परिभाषा एक बार देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण है बाले जमा में चलती, बालस चलती, यहां विसर्ग का स बना है। देव जमा में अयम, देवो अयम, ये अवग्रह चिन्ह है, यहाँ पर विसर्ग का ओ बना है, वहाँ विसर्ग का स बना है, विसर्ग का रै भी बनता है। तो ये हम विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे, इनको अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे। ये संधि का सामान्य ज्ञान था जो संधि को सीखने के लिए अति आवश्यक है। अब हम जल्दी मिलेंगे स्वर संधि का जो प्रथम भाग है दीर्घ संधि, उसके साथ अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं, आप उन्नति करते रहें। धन्यवाद।